नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में आज 3 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस धोखे की कहानी की जिसने 2 देशों के रिश्तों में दरार डाल दी है। चीन एक ऐसा मुल्क धोखा जिसकी फितरत में है, और इस बार उसने अपने सबसे करीबी सहयोगी ईरान को धोखा दिया है। चीन के धोखेबाजी के प्लान के बारे में कहते हैं कि कूटनीति के बिसात पर कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, होते हैं तो सिर्फ स्थायी हित। और चीन की जितना कोई भी स्वार्थी देश आज की तारीख में नहीं। बीजिंग से जो तस्वीर सामने आई, उन्होंने दुनिया को भूगोल और भविष्य दोनों दिखा दिया। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की चाय वाली मीटिंग, रेड कारपेट वेलकम, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ, ये ईरान के लिए किसी सुनामी से कम नहीं थी। ईरान जिस चीन को अपना सबसे बड़ा रक्षक, सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा ऑक्सीजन सप्लायर समझ रहा था, उसी चीन ने ट्रंप के सामने डील करते हुए होर्मुज की इस लड़ाई में ईरान को अकेला छोड़ दिया, ईरान का हाथ ठुकरा दिया। व्हाइट हाउस का दावा है कि चीन अब ईरान से सैन्य उपकरण नहीं लेगा और होर्मुज में ईरान की टोल वसूली का भी विरोध करेगा। लेकिन सवाल यह कि क्या चीन ने सच में ईरान से गद्दारी की या फिर शी जिनपिंग चल रहे हैं कोई शतरंजी चाल। हकीकत यह है कि चीन को अब सस्ते ईरान तेल से ज्यादा अपनी डूबती अर्थव्यवस्था और अमेरिका से मिलने वाली ताइवान रियायतों का फिक्र भी है। ईरान की अर्थव्यवस्था जिस चीन के खंबे पर टिकी थी, वो खंबा भी दरक रहा है। तो क्या तेहरान अब चीन और अमेरिका के सामने घुटने टेकेगा या ईरान दोनों के खिलाफ जंग की शुरुआत करेगा, चाहे वो कूटनीतिक जंग ही क्यों ना हो। आज इस कूटनीति के धोखे की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे डिटेल से। फिर हम वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे चीन और अमेरिका के रिश्ते की। दुनिया देख रही थी, बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में 2 महाशक्तियां हाथ मिला रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। पूरी दुनिया को यह दिखाया गया कि ट्रंप डील करने के लिए पहुंचे हैं चाइना से, वो व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। असलियत तो यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति होर्मुज की सकरी गलियों में फंसा हुआ है, जिसकी चाबी आज भी तेहरान के पास है। कहने को तो ट्रंप बीजिंग में सीना तान कर गए थे, लेकिन खबर है कि बंद कमरे में ट्रंप ने मिन्नतें की हैं, अपील की हैं कि होर्मुज खोल दिया जाए और ईरान अमेरिका की बात मान ले। इसके लिए वो चीन की मदद चाहते हैं। ट्रंप के सामने मजबूरी बड़ी है, महंगा तेल उनकी लोकप्रियता को निगल रहा है और ईरान झुकने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ शी जिनपिंग की चालाकी देखिए, उन्होंने बिना कुछ खोए ट्रंप से ट्रेड डील भी ले ली, ताइवान पर डराया भी और ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा यह भी साफ कर दिया। यानी शांति दूत का मुखौटा भी पहन लिया और अपनी जो स्थिति है, स्टैंड है, उसको भी क्लियर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट है होर्मुज का नया टोल टैक्स। ईरान ने मिसाइलों की जगह भूगोल को हथियार बनाया। अब वहां से गुजरने के लिए कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि पर्शियन गल्फ अथॉरिटी को लाखों डॉलर और डेटा सौंपना पड़ता है। विडंबना देखिए कि ट्रंप बीजिंग में मदद मांग रहे हैं और वॉशिंगटन में ईरान पर इनाम घोषित हो रहा है। क्या अमेरिका ये जंग हार चुका है? जवाब है हां, इसलिए वो बीजिंग की शरण में है। क्या होर्मुज का ये नया प्रोटोकॉल वैश्विक व्यापार की नई हकीकत है? इसे अभी वक्त की कसौटी पर परखना होगा। बताएंगे आपको इस खबर को डिटेल से और दिखाएंगे आपको चीन में अमेरिका के सरेंडर की कहानी। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे G2 के ऐलान के बारे में। बीजिंग के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से G2 की चर्चा की, यानी ग्लोबल 2। क्या दुनिया अब सिर्फ 2 बॉस के इशारों पर चलेगी? बीजिंग के ग्रेट हॉल से जब ट्रंप ने G2 का नारा दिया तो वॉशिंगटन से तेहरान तक और यूरोप तक कंप मच गया। यह सिर्फ 2 नेताओं का मिलन नहीं, बल्कि दुनिया के 2 सबसे बड़े सुपर पावर्स में समझौता है। 2 देश मिलकर पूरी दुनिया को ऑपरेट करना चाहते हैं। इसके 2 मायने हैं। एक तरफ वैश्विक शक्ति के तौर पर चीन को अमेरिका की मंजूरी, और दूसरी तरफ दुनिया के ऊपर अमेरिका का खत्म होता एकाधिकार। इन दोनों ताकतों में 2 सिमिलैरिटी हैं। एक तेल का साम्राज्य अपने हिसाब से चलाता है और दूसरी तरफ शी जिनपिंग यानी कि बीजिंग रेयर अर्थ मटेरियल पर एकाधिकार रखता है।
और सच्चाई आज की तारीख में यही है कि दुनिया दो पहियों पर चल रही है। पहला पहिया तेल का है और दूसरा पहिया रेयर अर्थ का है। डोनाल्ड ट्रंप के पास 13 मिलियन बैरल है उसका तेल पावर है। शी जिनपिंग के पास उस खनिज की चाबी है जिसके बिना हम और आप आज के आधुनिक दौर में ना तो जीवन की कल्पना कर सकते हैं, ना एक भी दिन गुजारने की कल्पना कर सकते हैं, जिसके बिना आपका स्मार्टफोन, अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान, आपके स्मार्ट टीवी, खिलौने, जिस चीज का नाम ले लीजिए, सब बेकार है। अमेरिका तेल सम्राट होकर भी बीजिंग के सामने इसलिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल्स चाहिए। चीन इसलिए अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है क्योंकि चीन को तेल चाहिए, चाहे वो ईरान से आए, रूस से आए, वेनेजुएला से आए, और इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। 70% रेयर अर्थ उत्पादन और 90% रिफाइनिंग के काम पर चीन का कब्जा है। अमेरिका इस तकनीक का मोहताज है, लेकिन अमेरिका के पास तेल है और यही तेल चीन को चाहिए अपनी इस इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए। यह न पूरी दोस्ती है, ना ही पूरी दुश्मनी, एक साझा वर्चस्व का खेल जिससे बाकी दुनिया के लिए खतरा पैदा हो रहा है। बताएंगे आपको G2 का यह चक्रव्यूह कैसा है और कैसे दो शक्तियां एक होकर पूरी दुनिया पर आधिपत्य चाहती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात चीन के उस धोखे की कहानी की जिसने ईरान को हैरान कर दिया है। ईरान जिस दोस्त पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, ईरान ने जिस दोस्त के लिए अपने तेल के कुओं के दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया था, ईरान जो कि बिना शर्त चीन को तेल सप्लाई करता रहा, इसकी वजह से ईरान पर सैंक्शंस भी लगे। उसी चीन ने ईरान के सबसे बड़े दुश्मन डोनाल्ड ट्रंप के लिए रेड कारपेट बिछा दी। उसी चीन ने डोनाल्ड ट्रंप का बेहतरीन स्वागत किया। उसी चीन ने ईरान का विरोध किया कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। उसी चीन ने ईरान से यह कहा कि होर्मुज को खोल दिया जाना चाहिए। आखिर ईरान को चीन ने धोखा क्यों दिया? चलिए जानते हैं इस खबर को डिटेल से। डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा समाप्त हो चुका है, लेकिन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या चीन ने ईरान से गद्दारी की, पीठ पीछे वार किया? चीन की राजधानी बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग एक साथ मिले। दो महाशक्तियों के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग एक दूसरे के आमने सामने बैठकर चाय की चुस्कियों पर बातचीत करते नजर आए। लेकिन यह मुलाकात कहीं ना कहीं तेहरान के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी, तेहरान को परेशान कर रही थी, ईरान को चिंतित कर रही थी। ट्रंप और शी जिनपिंग की इस ऐतिहासिक बैठक के बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि होर्मुज, जिसे ईरान ने लगभग बंद कर दिया है, उसे दुनिया की ऊर्जा की मुक्त आपूर्ति के लिए खुला रहना चाहिए। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक शी जिनपिंग ने होर्मुज में सैन्यीकरण का विरोध किया है और इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर फीस या टोल वसूलने की किसी भी कोशिश को भी सिरे से खारिज किया है। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में होर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर भी रुचि जताई। ड्रैगन की आदत धोखा देने की है, यह उसके डीएनए में है और ये वही एक बार फिर से चीन ने अपने दोस्त के साथ किया है। याद कीजिए 1962 का साल, जब हिंदी चीनी भाई भाई हुआ करते थे। दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत प्रगाढ़ थे, लेकिन उसी वक्त चीन ने धोखे से भारत पर हमला किया था, इसलिए चीन किसी का सगा नहीं है। इस दौरे पर ट्रंप ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीन अमेरिकी तेल खरीदने पर राजी हो गया है। वो टेक्सास, लुजियाना और अलास्का से तेल लेंगे और चीनी जहाज भी वहां भेजे जाएंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि चीन ईरान को अब कोई सैन्य उपकरण नहीं देगा, ना ही मिसाइल टेक्नोलॉजी देगा और ना ही किसी तरह की मदद करेगा। आप सुनिए इस दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर क्या बयान दिया है और चीन को लेकर क्या दावे किए हैं। We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open.
and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. अमेरिका की वो 3 शर्तें क्या थी जिस पर चीन मान गया और ईरान को धोखा देने के लिए तैयार हुआ, ईरान से गद्दारी की। पहली शर्त, अमेरिका के साथ मिलकर होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात। दूसरी शर्त, होर्मुज में टोल सिस्टम बंद करने की बात। और तीसरी, ईरानी तेल की जगह अमेरिकी तेल खरीदने की बात। और अगर ईरान की बात करें तो यह तेहरान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि दुनिया इस बात को जानती है। हमने भी आपको इस शो के जरिए लगातार बताया कि ईरान अभी तक इस लड़ाई में टिका है, उसके पीछे चीन और रूस का बहुत बड़ा हाथ है। चीन न सिर्फ ईरान को टेक्नोलॉजी देता है बल्कि सैटेलाइट्स इनपुट भी मुहैया कराता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक बीजिंग दौरे के बाद सब कुछ बदल गया। दुनिया यह कहती रही कि डोनाल्ड ट्रंप का यह दौरा व्यापार को बढ़ाने को लेकर है, आर्थिक साझेदारी के मद्देनजर है। लेकिन मैंने हर बार यह कहा, यह दौरा ईरान को लेकर है, आर्थिक साझेदारी सेकेंडरी है। और यह बात अब साबित हो गई है, ईरान का दोस्त गद्दार हो गया है। यह समझने के लिए पहले ईरान और चीन के रिश्तों की नींव को समझनी होगी। 2025 में चीन ने समुद्री रास्ते से ईरान का 2.6 मिलियन बैरल तेल आयात किया, जिसमें ईरान से 8.52 लाख बैरल पर डे शामिल था। यानी ईरान चीन के लिए रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सोर्स था, वो भी तब जब अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि वो अपना तेल किसी को नहीं बेचेगा, खास करके चीन को। और इसके बाद से भारत ने भी ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। लेकिन ईरान चीन को लगातार तेल बेचता रहा। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने चीन के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन खुली रखी। और ऐसा नहीं है ईरान मजबूरी में तेल बेच रहा था। ईरान ने चीन को दोस्ती की वजह से तेल की कीमतों में भारी रियायत दी, बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया और निर्बाध तेल की सप्लाई जारी रखी। सरल भाषा में कहें तो चीन की अर्थव्यवस्था ईरानी तेल के ऊपर टिकी हुई थी और मजबूत भी हो रही थी। लेकिन जिस तरह से चीन ने ईरान को धोखा दिया, अमेरिका ईरान जंग के दरमियान, उससे तेहरान में खलबली मची हुई है। अमेरिकी हाउस सिलेक्ट कमेटी के मुताबिक 2026 की शुरुआत तक चीन ने लगभग 1.2 बिलियन बैरल यानी कि 109 दिन के नियमित आयात के बराबर हर दिन तेल खरीदा था। प्रतिबंधित तेल बेहद सस्ते दाम पर स्टॉक किया, यानी चीन के पास पहले से ही बहुत बड़ा बफर स्टॉक है। और अब ईरान पर चीन निर्भर नहीं रहना चाहता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है। जंग के बीच ईरान को चीन ने हथियार भी उपलब्ध करवाए ताकि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मिडिल ईस्ट में फंसा रहे। लेकिन वही चीन डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के बाद पलट गया। अगर ट्रंप के चीन दौरे के बारे में बात करें तो क्या ट्रंप की बीजिंग यात्रा का असली मकसद ईरान था? जी हां, ट्रंप की मुख्य चाहत यही थी कि ईरान चीन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि होर्मुज खुले और ईरान परमाणु हथियार कार्यक्रम छोड़ने पर राजी हो जाए। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस बैठक से पहले चीन को खुली चेतावनी भी दी कि ईरान के हमलों ने होर्मुज को बंद किया है, हम इसे फिर से खुलवा रहे हैं। मैं चीन से आग्रह करूंगा कि वो इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान में हमारा साथ दे। बेसेंट ने यह भी कहा कि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और इस तरह वो आतंकवाद के सबसे बड़े सरकारी प्रायोजक को फंड कर रहा है।
दूसरी शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका ने सीधे सीधे बीजिंग के ऊपर आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने की बात कही। लेकिन इसके बावजूद शी जिनपिंग अमेरिका के साथ हो लिए और भूल गए वो दोस्ती जिसने सालों तक, दशकों तक चाइनीज इंडस्ट्री को, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फ्यूल सप्लाई किया, तेल से सींचा, और वो भी सस्ती कीमत पर। व्यापार और बोइंग डील तो पर्दे के ऊपर की बात थी, असली खेल तो पर्दे के पीछे ईरान को लेकर था। डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग से निकलना चाहते थे और इसी वजह से वो चीन के दौरे पर थे। कहते हैं मिलकर बात करने और फोन पर बात करने में फर्क होता है, और यह बात ट्रंप अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए ट्रंप ईरान जंग को लेकर बातचीत करने के लिए खुद चीन पहुंचे। ईरान के मुद्दे पर बातचीत हुई। ईरान को काबू करने के लिए दोनों देशों के बीच मिलकर प्लानिंग बनी। ट्रंप ने कहा कि ईरान से हम अकेले निपट लेंगे, लेकिन चीन को ईरान की मदद बंद करनी होगी और इसके एवज में चीन के कंपनियों के ऊपर, चाइनीज शिप्स के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वो हटा दी जाएगी। ये बात चीन को अच्छी लगी और उसने दोस्ती की जगह गद्दारी को चुना, ईरान को धोखा देने का प्लान चुना। अब सवाल यह है, क्या वाकई चीन ने ईरान को धोखा दे दिया है? सबसे जरूरी सवाल यह है, और इसका जवाब भी इतना आसान नहीं है। इसके कई पहलू हैं। पहला तो यह कि चीन की अपनी जरूरतें हैं, खास करके फ्यूल को लेकर। रेयर अर्थ मटेरियल की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को चलाने के लिए चीन कच्चे तेल पर डिपेंड करता है, और इसी कच्चे तेल का आधा वो होर्मुज के रास्ते खरीदता है। बीजिंग के पास बड़े पेट्रोलियम भंडार और कोयले की बेस लोड क्षमता ने उसे शुरुआती असर से बचाया, लेकिन लंबे समय तक ये इलाका बंद रहा तो चीन की अर्थव्यवस्था और उसके बाजारों पर भी भारी असर होगा। यानी चीन खुलवाना, होर्मुज खुलवाना चीन के हित में है, लेकिन यहां कोई बड़ा त्याग नहीं कर रहा है। वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी इकोनॉमी के लिए दूसरे रास्ते देख रहा है, और इसका दूसरा पहलू अमेरिकी दबाव भी है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की टीम के बीच जब बैठक हुई तो सोर्सेज के हवाले से यह भी जानकारी मिली कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान को यह भरोसा दिया कि आपको तेल की कमी नहीं होने दी जाएगी, आपको ईरान से अच्छा तेल मिलेगा, और ट्रंप प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जितना तेल आप ईरान से लेते थे, जिस रेट पर लेते थे, उस रेट पर आपको ऑयल की जो सप्लाई है वो निर्बाध जारी रहे। और इसी वजह से सालों पुरानी दोस्ती को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए शी जिनपिंग। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने ईरान और वेनेजुएला दोनों में हस्तक्षेप करके चीन की सस्ते तेल की व्यवस्था को मोड़ने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, अमेरिका नेवल ब्लॉकेड लगाने के लगभग 1.5 महीने के बाद बीजिंग पहुंचा, तो बीजिंग के ऊपर प्रेशर था, चीन के ऊपर दबाव बनाया गया था। उधर शी जिनपिंग ने ट्रंप को बताया कि चीन ईरान से तेल खरीदता रहेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी मान लिया कि ईरान को होर्मुज का सैन्यीकरण नहीं करना चाहिए, ना ही टोल वसूलना चाहिए, और अपने परमाणु कार्यक्रम को फौरन रोकना चाहिए। ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। यह लाइन बीजिंग की लाइन से अलग है जो 1 महीने पहले आई थी, जब बीजिंग ने यह कहा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसका अधिकार है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के दौरे पर पहुंचे तो चीन की भाषा बदल गई, और अब चीन और अमेरिका मिलकर ईरान पर प्रेशर डाल रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि चीन ने ईरान को किन किन मुद्दों पर धोखा दिया है। पहला धोखा, होर्मुज पर ईरानी दावे को सिरे से खारिज कर दिया, और ईरान होर्मुज को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करता है। ईरान को सैन्य उपकरण न देने का वायदा किया है,
इसके अलावा होर्मुज के मामले पर अब चीन ईरान के साथ खड़ा है। जब ईरान का सबसे बड़ा हितैषी यह कह दे कि रास्ता खुला रहना चाहिए तो ईरान की मूलभाव की ताकत खत्म हो जाती है। इसके अलावा ट्रंप ने साफ वादा किया, ट्रंप के सामने चीन ने, कि वो ईरान को अब सैन्य उपकरण नहीं देगा। यह तेहरान के लिए लड़ाई के बीच में एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जब वो अमेरिका इजराइल जैसी ताकतों से लड़ रहा है, उसे हथियार और तकनीक की जरूरत है। अगर चीन इस रास्ते को बंद करता है तो ईरान कमजोर होगा और मिडिल ईस्ट में खलबली बढ़ेगी। तीसरा धोखा, अमेरिकी तेल खरीदने की तैयारी। यह सबसे बड़ा सेटबैक है ईरान के लिए। अगर चीन ईरानी तेल की जगह अमेरिकी तेल खरीदता है तो ईरान का सबसे बड़ा राजस्व का सोर्स बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि चीन ईरान को सिर्फ पैसे नहीं देता है, चीन ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश भी करता है। चौथा धोखा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दोनों देशों में सहमति। ट्रंप और शी दोनों इस बात पर सहमत हुए कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। यह चीन के पुराने रुख से अलग है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहले चीन इस मुद्दे पर ईरान के साथ खड़ा था। जाहिर सी बात है, यह ईरान और चीन की दोस्ती में एक तनाव पैदा करेगा और यहां एक जरूरी सावधानी बरतनी होगी। चीनी सरकार के अपने बयानों में ईरान का जिक्र नहीं था। सारे खुलासे व्हाइट हाउस के बयान और ट्रंप के इंटरव्यू से सामने आए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या वाकई दोनों देशों में डील हो गई है जिसमें चीन ने ईरान के साथ गद्दारी की है? चीन यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम ईरान के खिलाफ नहीं है, लेकिन शांति के पक्ष में। वो अमेरिका के साथ भी रहना चाहता है, ईरान के साथ भी रहना चाहता है, क्योंकि कोई ऑफिशियल बयान ईरान को लेकर अभी तक चाइना ने जारी नहीं किया है। लेकिन बकौल डोनाल्ड ट्रंप और बकौल अमेरिका, अगर ये दावे सही हैं, जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो बात अमेरिकी प्रशासन कह रहा है, तो फिर ये ईरान के साथ गद्दारी है। बेशक चीन को इससे रणनीतिक फायदा होगा, आर्थिक फायदा होगा। चीन बहुत सोच समझकर खेल रहा है, लेकिन दोस्ती में दगाबाजी चीन की फितरत है, यह बात साफ हो गई है। अब चीन और ईरान की दोस्ती पहले जैसी नहीं रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे के बाद अमेरिका को बहुत कुछ हासिल हुआ, लेकिन ईरान की सौदेबाजी में चीन को क्या मिला? खासकर शी जिनपिंग ने क्या हासिल किया? विश्लेषकों का कहना है कि चीन ताइवान पर रियायत चाहता था, अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर रोक या कम से कम एकीकरण के प्रति नरम रुख। ट्रंप ने क्या दिया, अभी यह क्लियर नहीं है। लेकिन बोइंग के 200 विमानों की डील, अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद और व्यापार युद्ध में डील, ये सबसे बड़ी ईरान बदले में सौदे के हिस्से हैं। ट्रंप के दौरे में चीन को क्या क्या मिला है, ईरान का सौदा किस मुद्दे पर किया गया है, यह भी जल्दी से देख लीजिए। वैश्विक महाशक्ति के तौर पर G2 को मान्यता। ग्लोबल 2 पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत चलाएंगे। अमेरिका ने अपने सुपर पावर के दर्जे को दरकिनार करते हुए अमेरिका और चीन को बराबरी का दर्जा देने की बात कही। अमेरिकी टैरिफ में स्थिरता की उम्मीद, नए व्यापारिक मंच, अमेरिकी निवेश का मौका, तकनीक, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में राहत। ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों में बातचीत अभी जारी है। कुल मिलाकर बात करें तो तेहरान के लिए यह दौरा किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए था, और अब चीन, जो ईरान का आर्थिक ऑक्सीजन था, वो भी अपना सुर, अपना पाला बदल रहा है। ईरान के पास 3 रास्ते बचे हैं। पहला, वो टेबल पर आकर बातचीत करे और अमेरिका के साथ डील करे। दूसरा, होर्मुज बंद रखकर वो चीन और अमेरिका को करारा जवाब दे कि आपके मुलाकात करने से या आपके फैसला कर लेने से तेहरान नहीं झुकेगा। और तीसरा, रूस की तरफ और अलाइन हो, जिससे रूस खुद, लेकिन अगर रूस को देखे तो वो खुद यूक्रेन की लड़ाई से निकलना चाहता है। बीजिंग की यह मुलाकात एक दगाबाजी है, एक गद्दारी है, जो दोस्ती की कहानी में दरार डालती है। यह बात सही है कि कूटनीतिक मामलों में कोई स्थायी दोस्त, स्थायी दुश्मन नहीं होता है। सिर्फ
हित स्थायी होते हैं, लेकिन कई बार रिश्तों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें तरजीह देनी पड़ती है। चीन ने ईरान को धोखा देकर यह बात तो साफ कर दिया है कि चीन वो मुल्क है जिस पर कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता और ना ही ईरान को करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान जंग से बचने के लिए बीजिंग में ट्रंप शी जिनपिंग के सामने बहुत गड़बड़ाए। फिर होर्मुज की गली में ट्रंप फंस गए। चीनी राष्ट्रपति के साथ बंद कमरे में 2 घंटे तक बातचीत हुई। इसमें ट्रंप ने कहा कि किसी भी हाल में होर्मुज को खुलवाना जरूरी है और इसके लिए चीन को अमेरिका के साथ आना ही होगा, क्योंकि होर्मुज नहीं खुल पाए तो अमेरिकी साख मिट जाएगी। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बराबर का दर्जा भी चीन को देने के लिए तैयार हुए और G2 का राग अलापा। लेकिन बीजिंग जाने से पहले ट्रंप के सामने 3 गंभीर समस्याएं थी। पहली मुसीबत थी होर्मुज बंद है, तेल महंगा हो रहा है दिन ब दिन। होर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल की कीमतें आसमान पर हैं। IMF का अनुमान था कि संकट अगर लंबा खिंचा तो 2026 में वैश्विक विकास दर 2.5% तक गिर सकती है। अमेरिका का घरेलू बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ट्रंप की लोकप्रियता दांव पर है और मिड टर्म इलेक्शंस हारने का डर। दूसरी मुसीबत यह कि ईरान से डील ठप पड़ा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका के हैंडओवर कर दे, जबकि ईरान प्रतिबंध हटाओ और होर्मुज पर अपनी संप्रभुता की मान्यता की मांग कर रहा है। शांति वार्ता पूरी तरीके से ठप है। तीसरी मुसीबत यह है कि चीन की भूमिका क्या है। ईरान का करीब 90% कच्चा तेल चीन को जाता है। चीन ईरान का सबसे बड़ा आर्थिक संरक्षक है। बिना चीन की मदद के ईरान पर दबाव बनाना लगभग असंभव है और ट्रंप को व्यापार मोर्चे पर भी बीजिंग की जरूरत है। तो कुल मिलाकर बात यह थी कि व्यापार तो बहाना था, असल मुद्दा होर्मुज खुलवाना था। चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिका में किन किन मुद्दों पर घिरे हुए हैं ट्रंप। 76 दिन से अमेरिका ईरान में संघर्ष जारी है, इससे ट्रंप की परेशानी बढ़ती जा रही है। एक साथ कई मुसीबतें ट्रंप के सिर पर आ गई। जंग में अरबों डॉलर की मिसाइल खत्म हो चुकी है। कई फाइटर जेट, सैन्य विमान, टैंकर विमान ईरान ने मार गिराए हैं। अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। यूएस के पास रेयर अर्थ मटेरियल की कमी है। ईरान जंग में कई हथियार नष्ट हुए हैं, लेकिन इन्हें रीलोड करने के लिए, फिर से बनाने के लिए इन्हें रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए। चीन रेयर अर्थ मटेरियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। अमेरिका में महंगाई चरम पर है। लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप को सत्ता में अमेरिकी नहीं देखना चाहते हैं। महंगाई की वजह से भी अमेरिका पर कर्ज बढ़ने लगा है। इस वक्त अमेरिका पर कर्ज $40 ट्रिलियन तक पहुंच गया। अमेरिका में नवंबर महीने में मिड टर्म इलेक्शन है। इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की हार भी हो सकती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचकर ईरान की लड़ाई और व्यापार की बात कर रहे हैं, जिसके लिए वो अमेरिका में बहुत ज्यादा निवेश ले जा सके, और वो G2 की कहानी सुना रहे हैं। यानी एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना, और दोनों मिलकर दुनिया को चलाएं। कवायद क्या है ये मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग क्या है। यह बात तो साफ है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका बुरी तरीके से फंसा हुआ है। अमेरिका को यह बात पता है आज की तारीख में अगर कोई जंग रुकवा सकता है ताकि अमेरिकी डील के आधार पर वार्ता और समझौता हो सके, तो वो है चीन। दूसरी ओर है रेयर अर्थ मटेरियल पर चीन का दबदबा। ईरानी जंग में जो हथियारों का नुकसान अमेरिका को हुआ है, उस तकनीक के लिए चीनी रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत अमेरिका को है, और दोनों देशों में तनातनी थी। उस रिश्ते को धार भी देना जरूरी था। तीसरा कारण यह कि अमेरिका के सामने मिड टर्म इलेक्शन है और महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है। महंगाई के मुद्दे से बचने के लिए ट्रंप अपने साथ कई बिजनेसमैन को साथ लेकर गए ताकि बिजनेस डील हो सके। इससे होगा यह कि अमेरिका में जाकर ट्रंप यह कह पाएंगे कि देखो, हमें देश की चिंता है और हम अमेरिका के लिए ढेर सारा इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा बिजनेस लेकर आए हैं। किसानों के लिए डील करके लिए भी आए हैं। उधर चीन के साथ रिश्ते सुधार करके और महंगाई की जगह बिजनेस दिखाकर मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप वाहवाही लूट सकते हैं ताकि उनकी पार्टी
और उनकी छवि बनी रहे। इसी वजह से ट्रंप ने चीन का दौरा चुना और अपने लाव लश्कर के साथ बीजिंग की जमीन पर पहुंच गए। 14 मई 2026 को ट्रंप बीजिंग पहुंचे। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में दोनों नेता मिले। ट्रंप ने एक न्यूज चैनल को बताया कि जिनपिंग ने कहा है कि अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं तो मुझे खुशी होगी। शी ने यह भी कहा कि चीन ईरान को कोई सैन्य सामग्री नहीं देगा। ट्रंप ने इसे बड़ा बयान बताया। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि होर्मुज में किसी तरह का ब्लॉकेड नहीं होना चाहिए और किसी भी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। दुनिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए इस वाटरवे का खुला रहना बहुत जरूरी है। शी जिनपिंग ने जल संधि के सैन्यीकरण और टोल वसूली का भी विरोध किया, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में ईरान या होर्मुज का कोई जिक्र नहीं था। चीन ने पहले से ही ईरान के साथ अलग समझौता कर रखा है। चीनी जहाज होर्मुज से धीरे धीरे गुजर रहे हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद कहा कि हमने उनसे कुछ नहीं मांगा, हमें चीन की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर जरूरत नहीं थी तो ट्रंप बीजिंग क्यों गए? क्या सिर्फ पैसा लाने गए? ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि होर्मुज खुलवाने में चीन का हित अमेरिका से कहीं ज्यादा है, क्योंकि चीन 90% तेल आपूर्ति इसी इलाके से करता है, ईरान से करता है। और ट्रंप प्रशासन खुद मान रहा है कि चीन को इसकी ज्यादा परवाह है और फिर भी उससे मदद मांगने वो पहुंचे हैं। अब यह समझने की जरूरत है कि शी जिनपिंग ने यहां पर क्या हासिल किया। शी जिनपिंग की चालाकी देखी। उन्होंने बिना कुछ खोए यहां काफी कुछ पाया है। शी जिनपिंग ने यह दावा किया कि चीन ईरान से तेल खरीदेगा, भले वो होर्मुज के सैन्यीकरण का विरोध क्यों ना करता। यानी चीन ईरान का तेल भी लेता रहेगा, होर्मुज से गुजरता भी रहेगा, शांति दूत भी बनेगा। शी ने ट्रंप को ताइवान मुद्दे पर सख्त चेतावनी दी कि अगर इसे ठीक से नहीं संभाला तो दोनों देश टकराव और यहां तक कि संघर्ष की तरफ जा सकते हैं। शी ने कहा कि भविष्य में ईरान पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिकी तेल ज्यादा खरीदेंगे। अब आपको समझाते हैं कि शी जिनपिंग को इस दौरे के बाद क्या हासिल हुआ है। यानी अपने मुद्दे पर ड्रैगन ने अमेरिका को घुटने टिकवा दिए। अमेरिका के साथ ट्रेड डील की, वो ही अमेरिका जिसके साथ तनाव चरम पर है और इसके पहले टैरिफ वॉर भी दोनों देशों के बीच हम देख चुके हैं। यह भी कहा कि ईरानी तेल हम खरीदेंगे। होर्मुज खुलवाने पर सहमत हैं, इसका दिखावा भी कर दिया। टोल वसूलने पर ईरान का विरोध भी कर दिया। संघर्ष मुद्दे पर शांति दूत बनने की बात कही और ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका का सपोर्ट भी मांग लिया। यानी चीन के लिए चित भी मेरी और पट भी मेरा। एक तरफ ट्रंप बीजिंग में हाथ जोड़ रहे थे होर्मुज के लिए, दूसरी तरफ वॉशिंगटन में दूसरे मोर्चे पर भी काम चल रहा था। अमेरिकी विदेश विभाग ने IRGC से जुड़े ड्रोन निर्माण नेटवर्क की जानकारी देने पर $1.5 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। विभाग ने रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत IRGC की वित्तीय संरचनाओं को बाधित करने में मदद करने वाले की सूचना के लिए राशि रखी है। अमेरिका ने IRGC के ड्रोन प्रकोष्ठ निर्माण कीमिया पार्ट सेवान KIPAS से जुड़े लोगों की तस्वीर भी जारी की और उसी हफ्ते ईरानी तेल की बिक्री और ढुलाई में मदद करने वाले 12 लोगों और संस्थाओं पर सैंक्शन लगाया गया। इसे ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी का नाम दिया गया है। यानी एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ दबाव और तीसरी तरफ ट्रंप का बीजिंग दौरा। वो ईरान को चारों तरफ से घेर रहे हैं। वहीं ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी भी दे दी। बीजिंग दौरे के खत्म होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डील करो या फिर तबाही के लिए तैयार रहो। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? होर्मुज में हर दिन किसी तरह से कोई भी जहाज नहीं गुजरा है। अगर ईरान इस जल संधि पर नियंत्रण बनाए रखता है तो विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज आवाजाही युद्ध पूर्व औसत के आधे से ज्यादा नहीं हो पाएगी और इसके वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर गहरे असर होंगे। नेटो सहयोगी जापान, दक्षिण कोरिया और चीन सभी से ट्रंप ने होर्मुज को सुरक्षित करने की मांग की है। सबने मना कर दिया। बीते दिनों होर्मुज में 300 से ज्यादा ईरानी फास्ट अटैक नौकाओं को देखा गया था। अमेरिकी सेंटकॉम ने 67 व्यावसायिक जहाजों को ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी के चलते रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। अगर ईरान जंग और होर्मुज को लेकर बात करें तो सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ने ईरान पर सैन्य जीत हासिल कर ली है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या अमेरिका रणनीतिक जीत हासिल कर चुका है? जवाब है नहीं, अभी तक नहीं। ईरान को परमाणु ढांचे से हाथ धोना पड़ा, लेकिन होर्मुज एक नए हथियार के तौर पर उभरा, जिसे ईरान ने ब्रह्मास्त्र का नाम दिया। और इसका अंदाजा ना इजराइल को था और ना ही अमेरिका को था।
ईरान के पास आज भी 60% एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है और वो अभी भी परमाणु कार्यक्रम की बात कर रहा है। खबर है कि ईरान ने सिर्फ होर्मुज को बंद नहीं किया, उसने एक हथियार इसे बना दिया है। ईरान ने अब पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA नाम की संस्था बनाकर होर्मुज पर औपचारिक नियंत्रण का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत कोई भी जहाज बिना अनुमति, बिना टोल चुकाए इस इलाके से नहीं गुजर पाएगा। कुछ जहाजों ने कथित तौर पर गुजरने के लिए $20 लाख तक चुकाए हैं और ये भुगतान चीनी युआन में की गई। इस नई व्यवस्था के तहत जहाजों को IRGC को ईमेल भेजनी होती है, जिसके बाद एक एक्सेल स्प्रेडशीट भेजी जाती है जिसमें जहाज की तमाम जानकारियां मानी जाती हैं। फिर IRGC रेडियो के जरिए जहाज को रास्ता बताता है और उस पर भुगतान वसूलता है, यानी कि टोल वसूलता है। ईरान का एक नया प्रोटोकॉल क्या है, आइए आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा होर्मुज। तो होर्मुज के लिए प्रोटोकॉल है, ईरान ने PGSA नाम की नई संस्था बना दी। PGSA दस्तावेज में 40 से ज्यादा सवाल शामिल हैं। जहाज का नाम, पहचान और नंबर बताना होता है। पुराने नाम, मालिक और क्रू की भी जानकारी देनी होती है। कार्गो और रूट के पूरे विवरण के बारे में बताना होता है। इसके बाद ही IRGC जहाज को गुजरने की अनुमति देता है। कुल मिलाकर यह कहें कि होर्मुज पर यह कमेटी बनाकर ईरान ने यह दिखा दिया है कि ट्रंप चाहे मॉस्को जाएं, चाहे वो बीजिंग जाएं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, इससे ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आज भी अपने मुद्दों को लेकर, अपने दावों को लेकर तटस्थ है और अपनी शर्तों को लेकर तटस्थ है। और होर्मुज की चाबी ईरान के पास रहेगी, ये तेहरान ने क्लियर कर दिया है। और ये होर्मुज कमेटी की बात तब आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि होर्मुज खोलो या फिर तबाही के लिए तैयार। यह खबर तब आई जब चीन ने अमेरिका के बयान का समर्थन किया, अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रंप, अकॉर्डिंग टू अमेरिका। ट्रंप कहते हैं हमने ईरान को सैन्य रूप से कमजोर कर दिया, लेकिन सच तो यह है कि ईरान आज भी वहीं खड़ा है जहां वो 28 फरवरी को था, जिस दिन ईरान पर हमले की शुरुआत हुई। और होर्मुज एक ऐसा भूगोल जिसे ना पैसों से खरीदा जा सकता है, ना मिसाइल से खरीदा जा सकता है, ना ताकत से खुलवाया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो होर्मुज आज की तारीख में खुला होता, क्योंकि अमेरिका का डायरेक्ट इंटरेस्ट होर्मुज में है। ईरान के पास कानूनी और भौगोलिक दोनों तरह का लाभ है। अमेरिका ना तो जंग जीत पाया है, ना ही साख बचा पाया है, और अब ये सकरी गली अमेरिका के गले में फंसी है, जिसका रास्ता निकालने के लिए अमेरिका बीजिंग का मुंह ताक रहा है। बीजिंग मुस्कुरा रहा है और यही आज की सबसे बड़ी जियो पॉलिटिकल सच्चाई है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो खुद की ताकत में और उसके गुरूर में चूर चूर रहते थे, वही अमेरिकी राष्ट्रपति आज बीजिंग के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है। बीजिंग जो ईरान का सबसे खासम खास हुआ करता था, शी जिनपिंग जिस ईरान को अनकंडीशनल फ्रेंड बताते थे, वही शी जिनपिंग अमेरिका से दोस्ती के लिए ईरान के साथ गद्दारी को तैयार है। दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता होती है। ट्रंप इस बातचीत को ऐतिहासिक बताते हैं, इसके साथ ही G2 का ऐलान करते हैं। तो क्या सुपर पावर की हैसियत अमेरिका की इसी के साथ खत्म होती है? क्योंकि कभी भी अमेरिका ने अपने बराबर किसी देश को तरजीह नहीं दी। आखिर ट्रंप की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आज चीन को अपने समानांतर खड़ा कर रहे हैं, या समानांतर बता रहे हैं? वो G2 का ऐलान कर रहे हैं, यानी दुनिया में सिर्फ अमेरिका की नहीं, अब दो देशों की चलेगी। दुनिया के दो चौधरी माने जाएंगे, अमेरिका और चीन। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? तो इसके लिए आपको दोनों देशों के अंदर झांकना होगा। एक है अमेरिका, एक है चाइना। एक के पास
तेल का ब्रह्मास्त्र है और दूसरे के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का ब्रह्मास्त्र है। और जब ये दो महाशक्तियां एक मेज पर बैठती हैं तो दोनों को पता है कि वो एक दूसरे के बगैर आज की तारीख में, आज की दुनिया में नहीं चल सकते हैं। और G2 का जो गाना गा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस अमेरिकी बादशाह को खत्म कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कोई नई अवधारणा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। 2005 में एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने पहली बार कहा था कि अमेरिका और चीन को मिलकर वैश्विक व्यापार, जलवायु और सुरक्षा के मुद्दे सुलझाने चाहिए, क्योंकि तब चीन एक उभरता हुआ खिलाड़ी था, चीन वो ताकत नहीं था। लेकिन 21 साल के बाद 2026 में तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और रेयर अर्थ मिनरल्स में उसका एकाधिकार है, जो किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। चीन अमेरिका एक साथ आए तो क्या हो सकते हैं, इसके मायने आइए समझते हैं। चीन के दौरे पर ट्रंप ने एक बार फिर से G2 का ऐलान किया। हालांकि पहली बार नहीं है, शी जिनपिंग जब मुलाकात करने के लिए ट्रंप से गए थे इससे पहले, तब भी अमेरिका ने G2 की बात कही थी। G2 का मतलब है यानी अमेरिका और प्लस चीन, दो ही देश, ग्लोबल पावर, दो महाशक्तियां साथ आकर काम करेंगी। अमेरिका के पास तेल का भंडार है, जाहिर सी बात है। चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स को रिफाइन करने के लिए सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। दुनिया में 90% रेयर अर्थ मिनरल्स को रिफाइन करने का काम चीन करता है। और बीजिंग समिट में जिनपिंग ने यह बात कही, लेकिन साथ ही G2 जैसे शब्द को खुद से दूर रखा। मार्च 2026 में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने साफ कहा कि चीन महाशक्तियों के सह शासन में विश्वास नहीं करता। यह एक मुस्कुराहट भरा इनकार था। चीन जानता है कि G2 का तमगा अगर चीन पर लगा तो उसके जो ग्लोबल साझेदार हैं, जिसमें रूस है, ईरान है, ग्लोबल साउथ है, ये उनसे नाराज हो सकते हैं, दूर जा सकते हैं। इसलिए बीजिंग दुनिया पर आधा नियंत्रण तो चाहता है। वो चाहता है अमेरिका के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर वो आधिपत्य स्थापित करे, लेकिन वो ऐसा खुलेआम नहीं कर सकता है, खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकता है। वो बहुपक्षवाद का मुखौटा लगाता है। साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप एक गोल्डी लॉक्स का रिश्ता है। इतना अच्छा कि संघर्ष ना हो, पर इतना घनिष्ठ नहीं कि वॉशिंगटन और बीजिंग मिलकर बाकी सबकी किस्मत तय करें। लेकिन तेल और रेयर अर्थ के आंकड़े देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा कि दोनों देश आखिर चाहते क्या हैं। अगर ये G2 कारगर हुआ तो ऊर्जा के लिए अमेरिका की शर्तें चीन को माननी होंगी, तकनीक, हथियार और ईवी के लिए चीन की शर्तें अमेरिका को माननी होंगी, और इन दो चक्की के बीच पूरी दुनिया पिसेगी। तीसरा कोई विकल्प नहीं होगा। आइए देखते हैं। तेल उत्पादक देशों पर नजर डाला जाए तो जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया है, तब से अमेरिका इस लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया है। आज की तारीख में 13.7 मिलियन बैरल पर डे ऑयल निकाल रहा है अमेरिका। इसके बाद रूस की बारी आती है 9.2 मिलियन पर बैरल पर डे। इसके बाद सऊदी अरब की बारी आती है 9 मिलियन बैरल पर डे। कनाडा की बारी आती है 5.2 मिलियन बैरल पर डे, और इसके बाद इराक 4.2 मिलियन बैरल पर डे ऑयल। चलिए अब जान लेते हैं कि किस देश के पास कितना तेल भंडार है। वेनेजुएला के पास 303 बैरल, लेकिन सिचुएशन यह है कि यह अमेरिकी कंट्रोल में है, इसलिए अमेरिका का जो तेल उत्पादन है वो इस वक्त टॉप पर है। सऊदी अरब के पास 267 बैरल, यह भी अमेरिकी छत्रछाया में है। ईरान के पास 210 बैरल, लेकिन अभी यूएस से लड़ाई चल रही है तो तेल उत्पादन लगभग ठप है। कनाडा के पास 163 बैरल, यह भी अमेरिकी सहयोगी, और अमेरिकी की प्रशासन की बुरी नजर भी कनाडा पर है। वो डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को 51वां राज्य बता चुके हैं।
इराक के पास 140 बैरल, यह भी अमेरिकी प्रभाव में है। रूस के पास 114 बैरल, लेकिन यह अमेरिका का दुश्मन है। यानी ज्यादातर देशों को अगर आप गौर से देखेंगे तो या तो वो अमेरिकी प्रभाव में है या फिर वहां के ऑयल को अमेरिका कंट्रोल करता है। तो तेल पर आधिपत्य की थ्योरी आप समझ गए होंगे, और दुनिया तेल से चलती है, और मॉडर्न जमाना रेयर अर्थ मटेरियल से चलता है। अगर आज की तारीख में देखें तो दुनिया को चलाने के लिए दो पहियों की आवश्यकता है। पहला कच्चा तेल, फॉसिल फ्यूल, और दूसरा रेयर अर्थ मटेरियल्स। रेयर अर्थ मटेरियल या मिनरल कहिए 17 रासायनिक तत्वों का एक ऐसा समूह जिनके बिना आज के दौर को हम सोच भी नहीं सकते हैं। आप अपने आसपास की कोई भी चीज उठा लीजिए जो टेक्नोलॉजी से लैस हो, जो बैटरी या पावर से चलती हो। अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो ये रेयर अर्थ मटेरियल्स के इस्तेमाल से बने हैं। आसमान में उड़ते F-35 लड़ाकू विमान की बात कर लीजिए, इसमें रेयर अर्थ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। मिसाइलों की बात कर लीजिए, पनडुब्बियों की बात कर लीजिए, सोलर पैनल्स की बात कर लीजिए, टरबाइन की बात कर लीजिए, सबका दरवाजा सिर्फ एक है, रेयर अर्थ मिनरल्स। और रेयर अर्थ मिनरल्स पर दबदबा किसका है? यह दबदबा है चीन का। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह कि चीन के पास दुनिया का लगभग 40% रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स को रिफाइन करने का प्रोसेस बहुत खर्चीला है और बहुत जटिल है, और चीन ने इस पर 30 साल पहले काम करना शुरू कर दिया था। और आज की तारीख में वैश्विक उत्पादन में, रेयर अर्थ मिनरल्स में, रिफाइनिंग में 70% हिस्सा चीन के कंट्रोल में। इससे भी बड़ी बात यह कि रिफाइनिंग की क्षमता का 90% सिर्फ चीन के पास है। यानी भले ही वियतनाम, ब्राजील या भारत में खदान हो, लेकिन प्रोसेसिंग कहां होगी? चीन में होगी। ऑस्ट्रेलिया के पास खदान है, वो सामान तो वहां से निकाल लेगा, लेकिन प्रोसेसिंग कहां किया जाएगा, रिफाइन कहां किया जाएगा? चीन में। अब चीन के बगैर आज के आधुनिक दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती, और अमेरिका के बगैर आज के दौर में ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती। दिसंबर 2024 में चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल का निर्यात बंद कर दिया था। यह वो दौर था जब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ थोप रहे थे पूरी दुनिया में, और ये ट्रंप के टैरिफ का जवाब था। जैसे ही ड्रैगन ने यह कदम उठाया, अमेरिका सख्ते में आ गया। तब पता चला कि ऑयल को कंट्रोल करके भी कोई फायदा नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में अमेरिका कमजोर है। अमेरिका की परेशानी यह है कि होर्मुज की चाबी आज चीन के हाथ में है, क्योंकि ईरान का 90% कच्चा तेल चीन को जाता है। यहीं से असली खेल समझ आता है। अमेरिका तेल का मालिक है, लेकिन उसे रेयर अर्थ चाहिए। चीन रेयर अर्थ का मालिक है, लेकिन उसे तेल चाहिए। चीन अपनी 1/3 ऊर्जा जरूरतें खाड़ी से पूरी करता है। यह परस्पर निर्भरता ही अमेरिका और चीन को एक दूसरे पर निर्भर बनाते हैं, और G2 को एक सुविधाजनक गठजोड़ देते हैं, जिसमें न पूरी दोस्ती है न पूरी दुश्मनी है, बस अपने अपने फायदे की बात है। साझा नियंत्रण का खेल जारी है। भारत के लिहाज से देखें तो यह समय नाजुक है। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है, 600 लाख मीट्रिक टन। लेकिन हमारे देश में रिफाइनिंग क्षमता लगभग 0 है। यूरोप की हालत तो और बुरी है, ना तेल है ना रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और अगर G2 बना तो यूरोप दोनों शक्तियों का बंधक बनेगा। और यूरोप ही क्यों, पूरी दुनिया। उधर होर्मुज आज इसी खेल का मैदान है। अमेरिका ईरान युद्ध में उलझा हुआ है। होर्मुज खोलने के लिए चीन पर डिपेंड करता है। तेल का मालिक होकर भी होर्मुज की चाबी चीन के हाथ में है। यही G2 की असली प्रॉब्लम है। रेयर अर्थ की बात करें तो 70% वैश्विक उत्पादन चीन करता है, और 90% रिफाइनिंग काम अकेले चीन करता है, जबकि अमेरिका के पास
रेयर अर्थ मिनरल्स की रिफाइनिंग क्षमता नहीं है। अब रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार किस देश के पास कितना है यह भी देख लीजिए। चीन की बात करें तो 4,400 लाख MT यानी कि मीट्रिक टन। वियतनाम की बात करें तो 2,200 लाख मीट्रिक टन। ब्राजील की बात करें तो 2,100 लाख मीट्रिक टन। रूस की बात करें तो 1,300 लाख मीट्रिक टन। भारत की बात करें तो 600 लाख मीट्रिक टन। और इसके बाद बारी आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के पास 430 लाख मीट्रिक टन का भंडार है। और अमेरिका की बात करें तो 380 लाख मीट्रिक टन का भंडार है। बेशक दुनिया में अलग अलग देशों में रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हों, लेकिन इसकी रिफाइनिंग का असली मालिक चीन है। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अमेरिका को हथियार चाहिए, अमेरिका को मिसाइल चाहिए। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो यह कि अमेरिका के मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स, हथियार तेजी से ईरान जंग में खत्म हुए हैं और उनको रिफिल करने के लिए, रिस्टॉक करने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल्स बहुत जरूरी हैं। और दूसरी तरफ चीन को तेल चाहिए जिससे कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लगातार बूस्ट कर सके। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ना ही दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। ना अमेरिका चीन पर भरोसा कर सकता है और ना ही चीन अमेरिका पर भरोसा कर सकता है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।